हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू एकेजे एकेडमी। मैं अभिषेक कुमार झा। आपको पता ही है, रिसेंटली एनटीए ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया। एनटीए यूजीसी नेट के लिए रिजल्ट डिक्लेयर किया। और उसी रिजल्ट में एक नाम जो था, वो आज के हमारे जो एस्पिरेंट हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, विथ जेआरएफ क्वालिफाई किया। और मैं अक्सर सिर्फ जेआरएफ स्टूडेंट्स का ही इंटरव्यू लेकर के आता हूँ, आपको पता ही है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, कैसे इनको पता चला कि मुझे जेआरएफ ही करना है, क्या सपने, क्या लक्ष्य, किस प्रकार के टारगेट इन्होंने सोचे थे जिसको अचीव करना है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आने वाले एग्जाम के लिए, दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम लोग इंटरव्यू शेयर कर रहे हैं, रैंक 1 के इंटरव्यू हमने शेयर किए अभी 2 दिन पहले, फिर उसके बाद फिर एक और जेआरएफ, और आज फिर एक और जेआरएफ के साथ हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सो लेट्स वेलकम सईद अनवर, जिन्होंने इस बार अपना जो एग्जाम है यूजीसी नेट का, जून 2024 का एग्जाम, इन्होंने 99.56 परसेंटाइल के साथ क्वालिफाई किया है। बस कुछ कुछ मार्क्स से चूक गए 100 परसेंटाइल होने से। सो लेट्स वेलकम सईद। हेलो सईद। थैंक यू सर। हेलो सर। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके जेआरएफ क्वालिफाई करने पर। कैसा लगता है जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं एग्जाम को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू सर, क्योंकि जिस रिसोर्सेज को मैंने एक्चुअली ज़्यादा जिसे मैंने बल दिया है सर, वो तो एक्चुअली यूट्यूब क्लासेस जो आप हमेशा लेते थे, इन सब चीज़ें हैं। और सब जैसा आपने पूछा कि कैसा लगता है, और जब क्वालिफाई, जब सर कोई अगर किसी प्रिपरेशन का स्ट्रगल फेज में रहता हो, तो उस टाइम तो जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं उनको कैसा लगता है कि मतलब कि एग्जाम होने वाली है, इसमें होगा कि नहीं नहीं होगा। और आखिर का जब हो जाती है सर, तो लगता है कि मतलब विश्वास नहीं होता है कि हो गया है, और अब मतलब कि उस कड़ी को मैंने पार कर लिया है, जो अभी लिमिटेड में जो मैंने लक्ष्य मैंने साधा था कि हाँ इसको मुझे करना है। तो एक्चुअली ये मेरा एक पहले भी मेरा नेट क्वालिफाई सर हो चुकी थी। अच्छा। तो ये मेरा, जी सर, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था जिससे मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। बट लास्ट टाइम मेरे 2 क्वेश्चन से मेरा जो है जेआरएफ रह गई थी, तो उसमें मेरा नहीं हो पाई थी। तो इसमें मेरा सर हो गया था। और इसमें एक्चुअली इसको अलग से मैंने कुछ ये सेकेंड के लिए मैंने कुछ खास नहीं किया सर। जो मेरे पास कंटेंट प्रोवाइडेड था, जिसमें आपका सर बहुत ज्यादा हेल्प था, उसी को मैंने रिवीजन पे रिवीजन किया। जैसे सर आपने हमेशा हर बात में आपने कहा है कि पीवैक्यू हमेशा ध्यान दीजिए, सॉल्व कीजिए उसको कंटिन्यू एनालिसिस के साथ। तो सर मैंने उसमें भी काफी ज्यादा मैंने जोर किया था। तो वो चीज काफी आइडिया दे देती है कि किस तरह से क्वेश्चंस का ट्रेंड रहता है, किस तरह से आती है, और किसमें कितना ध्यान देनी होती है, और किन चीजों पे कम पकड़ बनानी होती है, किसमें क्यों ज्यादा। तो सर यही चीजें थोड़ा सा मुझे ज्यादा बेनिफिट मुझे दी है। सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने बताई। क्या आप हमारे जो लर्नर्स हैं उनको बताएंगे अपना स्टडी बैकग्राउंड, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, आप कहाँ से हैं और कैसे आपने अपनी पढ़ाई वगैरह शुरू की? सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम झारखंड, रांची सिटी, एंड आई डन माय ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स फ्रॉम संजीव कॉलेज रांची। तो ड्यूरिंग मास्टर्स आखिरी सेमेस्टर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो उस वक्त मेरे पास कोई बैचेस नहीं थे, मैंने सेल्फ स्टडी किया था। और मेरे कॉलेज काफी सारा इतना कंटेंट दे देती हैं और दी भी है, तो मेरा वो भी काफी सारा हेल्पफुल रहा, और मैं एकेडमिकली काफी ठीक रहा हूँ, उसमें अच्छा रहा हूँ। तो एक तो चीजें मेरे कंटेंट कॉलेज प्रोवाइड की थी, और मेरे कुछ प्रोफेसर थे, मैंने अक्सर उनसे हेल्प मैं लिया करता था। तो सब मैं जब एग्जाम के जब सामने आ गया, तो कुछ मंथ बचे हुए थे, लगभग 3 से 4 मंथ। तो उस वक्त फिर मैंने सोचा कि बिना टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट सीरीज लेना चाहिए था, क्योंकि अब टाइम नहीं है। फिर 2 महीना बचा, फिर मैं सोच ही रहा था। फिर आखिरी 2 महीना पहले फिर मैंने सर कुछ वीडियोस देख करके मैंने फिर वो ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर आप पढ़ाते थे। लेकिन सर आप पहले अनअकैडमी में थे, आपका अलग कोचिंग नहीं थी उस वक्त। तो मैंने उस वक्त ज्वाइन किया था जब मैं मास्टर्स का 2023 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुई है, ग्रेजुएशन 2021 में। तो मास्टर्स के एंड में ही मैंने वो टेक सीरीज मैंने ज्वाइन किया था, जो एग्जाम के आते आते वो काफी हेल्पफुल सिद्ध हुआ सर।
तो यही चीज था, एकेडमिक बैकग्राउंड सर, एंड मेरा जो रिसोर्सेज मेन जहाँ पर मेरा ये हुआ, क्योंकि सर मैं स्टार्टिंग से इसके लिए तैयार मैं नहीं था सर, क्योंकि मास्टर्स के बाद मैंने इसके लिए काफी फोकस था, क्योंकि मैं सर साथ में सिविल सर्विसेज के लिए भी थोड़ा सा प्रिपरेशन में करता हूँ। तो कभी मुझे वो चीज होल्ड करना पड़ता था और कभी फिर उसको स्टार्ट करना पड़ता था, ना ये कंटिन्यू था ना ही वो कंटिन्यू। तो जब नेट का जब सर एग्जाम का जो डेट आ गई और जब मैंने टेस्ट मैंने जब ज्वाइन कर लिया, तब मैंने सोचा कि किसी एक को अभी कुछ मंथ तक मैं लेके चलूं। तो मेरा तो कुछ कंसेप्ट वगैरह मेरा तो ठीक थी। तो मैंने जो मेरा सिविल सर्विसेज का जो मेरा चल रही थी सर, मैंने उसको कुछ मंथ के लिए होल्ड कर दिया कि अभी इसको कुछ होल्ड कर देता हूँ। अभी जो है, अभी जो टारगेट मैंने जो फिक्स किया था मास्टर्स मैंने स्टार्टिंग में, अभी मैं उसको पूरा फुलफिल कर लेता हूँ। साथ में चलना सर थोड़ा सा दिक्कत होती है कि ये भी करना तो वो भी करना। तो मैंने कुछ मंथ के लिए 3 महीने के लिए मैंने होल्ड कर दिया। फिर मैंने पूरी फोकस के साथ में सर इसी को कंटिन्यू किया जो मैंने टारगेट रखा था, जेआरएफ क्वालिफाई करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थोड़ा सा इस लाइन में। तो ये मैंने सिक्योर करने के लिए सर उसको मैंने होल्ड कर दिया। तो फर्स्ट में सर नेट ही हुआ था तो नहीं हो पाई थी, लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी फोकस कर। तो सर सेकेंड में जब हुई तो उसमें तो पेपर लीक हो गई, उसमें तो थोड़ा स्ट्रेस हो गई, थोड़ा सा टेंशन हो गई कि पता नहीं अब इसमें भी शिकायत आ रही है एनटीए में, अब इसमें क्या होगा नहीं होगा। तो हर चीज में प्रॉब्लम सुनते थे, क्योंकि मैं आई बिलोंग्स टू झारखंड स्टेट, तो यहाँ जेपीएससी एंड ऑल अदर एग्जाम्स का थोड़ा सा हालत ठीक नहीं है सर। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स उस हिसाब से अपना कहाँ पर खड़ा करता है, कहाँ वो चेक कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ एग्जाम कुछ बचती नहीं है, अदर मतलब नेशनल एग्जाम को छोड़ करके स्टेट में कुछ बचती नहीं है सर। तो मैंने सिविल सर्विसेज से मैंने होल्ड कर दिया और मैंने जेआरएफ के लिए जो मेरा प्रिपरेशन मैंने सोचा था उसको मैं कंटिन्यू रखा। तो सर वही रद्द होने के बाद जैसे एनटीए ने रद्द कर दिया, फिर आंसर शीट दिया, फिर उसमें कुछ विवाद हुई, तो फिर उसके बाद भी आया, फिर एग्जाम हुआ, फिर रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। तो फिर बहुत बाद में सर यही रिजल्ट हुई। तो ये सर जो टाइम ड्यूरेशन था सर काफी थोड़ा अच्छी नहीं थी। स्ट्रेस वाला टाइम होता है जब एग्जाम कैंसिल होता है। सर तो आपको ऐसा लगता है कि क्या खासकर गलती थी, इतनी इतनी प्रिपरेशन मैंने की, इतने अच्छे से एग्जाम दिया, अच्छा पेपर जाता है तो और ज्यादा वो लगता है कि ये चीज नहीं होना चाहिए था। यस सर। नहीं, बहुत अच्छे। तो संघर्ष तो देखिए है ही, स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, मेरा ऐसा मानना है। जैसे आप भी बता रहे हो कि पेपर लीक हुआ उसके बाद से थोड़ा वो एक डीमोटिवेशन सा फील होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने ये फील किया होगा जब 18 जून का पेपर कैंसिल हुआ, वापस से फिर 2 महीने के टाइम के बाद फिर वापस एग्जाम हुआ। तो कैसे आपने ये जो परिस्थिति थी, ये सिचुएशन जो आया अचानक से लाइफ में कि पेपर कैंसिल हो गया और फिर एक नया पेपर का जो डेट शेड्यूल है वो डिक्लेयर हो गया, तो ये जो 2 महीने का गैप था आपकी पढ़ाई, वो किस तरीके से आपने उसको फिर प्लानिंग की, कैसे स्ट्रेटजी उसकी बनाई? सर सबसे पहले तो ये कि जिस एग्जाम को मैंने होल्ड कर दिया था और जिस एग्जाम के लिए, और मैंने ये नहीं सोचा कि ये फिर होगा कि नहीं होगा, फिर फेयर एग्जाम होगी कि नहीं होगी, मुझे इस पर पूरा भरोसा भी नहीं था सर। बट एक्चुअली मैं जब सेट कर लिया था कि नहीं एग्जाम हो गया, मुझे क्वालिफाई तो करना है, अब जब होगी, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इंस्टीट्यूशन है, तो कुछ गलती तो उतनी अब नहीं होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट का भी पकड़ इसमें कुछ होती है। तो मैंने ये खुद पे होप डाला कि ऐसा तो नहीं होनी चाहिए, अब तो अच्छी ही होगी, फेयर होगी, तो खुद को दिलासा मैंने दिया सर। तो फिर जिस रफ्तार से मैं आगे बढ़ रहा था मैं उसी स्पीड को पकड़ा और फिर वहां से मैं फिर कंटिन्यू मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। स्ट्रेसफुल था सर और थोड़ा सा टेंशन भी थी, लेकिन खुद को थोड़ा होपफुल रखा और फिर वहां से मैंने फिर कंटिन्यू किया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वैसे ही सेम सिचुएशन अभी फिर भी बन रहा है। हालांकि अभी पेपर दिसंबर के लिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, दिसंबर के लिए अभी आपके पास बिल्कुल लगभग इतना ही टाइम है, 2 महीने का टाइम है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है क्वालिफाई, तो आपके पास भी बिल्कुल उतना ही समय जितना सईद के पास था पेपर लीक होने के बाद फिर री एग्जाम के बीच में, उसी तेजी के साथ, उसी पेस के साथ और वही मोमेंटम अपना बना के रखिए। 2 महीने में आपका भी रिजल्ट पॉजिटिव होना है, बिल्कुल सईद की तरह। अच्छा, आपकी पढ़ाई जो है, प्रश्न होता है कि कितने घंटे आपने पढ़ा, कितने घंटे की पढ़ाई आप करते थे? ये बड़ा स्टूडेंट के बीच में क्वेरी होता है कि अरे वो तो जेआरएफ हो गए, तो उनका तो भाई 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे तो पढ़ते रहे होंगे। ऐसा कोई सीन था आपके साथ? यस सर,
सर एक्चुअली हर स्टूडेंट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, समझने की जो कैपेबिलिटी होती है, थोड़ा सा डिफर होती है, अलग अलग होती है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस अगर साझा करना चाहूँ तो सर मैं ये कहता हूँ, और खुद से भी मैं हमेशा यही कहता हूँ सर, कि अगर कोई सीरियस कैंडिडेट हो, अगर कोई सीरियस कैंडिडेट हो, वो किसी एग्जाम को लेकर अगर पढ़ रहा हो, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो सर कोई मैंने टाइम तो मैंने सेट नहीं किया था कि इतने घंटा मैंने मुझे इसको इस टॉपिक को करना है, इतने घंटा मैंने इस टॉपिक करना। अगर वो कैंडिडेट सीरियस है तो वो 24 घंटे के पूरे टाइम में उसके दिमाग में सर अधिकतर वही चीज चलना चाहिए जिसमें वो स्टे है, जो वो चीज कर रहा हो, जो प्रिपरेशन कर रहा हो। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं, सब सपोज कि आई एम वॉकिंग इन द स्ट्रीट, तो ऐसा नहीं कि मैं वहां मैं सोच नहीं रहा हूँ। जाहिर है कि रोड चलते हुए मुझे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आ गया कि जी मॉर्फोलॉजी का ये फोल्डिंग फॉल्टिंग का जो कुछ कॉन्सेप्ट है, अच्छा ये ऐसा हुआ था, तो वहां पर भी ये आ जाती है। अच्छा मैंने वो लेक्चर देखा था, उसमें सर ने ये कहा था। तो वो कभी भी कहीं भी, चाहे वो आप कहीं बैठे रहे, चाहे वो रोड में चले या कहीं ऐसे चेयर में बैठे हो, कभी इंटरव्यू आ जाती है। ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि मैं इस बैठूंगा तो इसी वक्त मेरा स्टडी स्टार्ट होगी। मैं एक्चुअली सीरियस कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि वो टाइम फिक्स नहीं, बल्कि वो एनी टाइम वो उसी में उसका ध्यान रहेगा जिसमें वो चल रहा हो सर। तो मेरे साथ तो यही रहता था। कभी कभी तो मैं खाना खा रहा हूँ और टेस्ट में लगा रहा हूँ सर, तो ऐसा होता था, कॉमन सी बात है। लेकिन अगर टाइम आवर्स से बात करें तो सीरियसली कितने घंटे दे देनी चाहिए सर, तो मैं यही कहूंगा सर कि 5-6 आवर से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए। और जैसे मैं हम लोग का तो जीआरएफ का एग्जाम जैसे कि था, तो इसके लिए भी सर ये अब कॉन्सेप्चुअल इतना ज्यादा हो जा रही है, क्वेश्चन लेंदी हो जा रही है। जिस टॉपिक को हम लोग पढ़े होते हैं सर, सपोज दैट कि वॉन थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट थी, जो इस बार भी आई हुई थी, तो वो कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि हाँ ठीक है हम लोग ने पढ़ लिया, बट जिस तरीके से उसको क्वेश्चन घुमा के वो लोग पूछते हैं, तो वो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन को जल्दी वो सॉल्व नहीं, बल्कि वो हर एक स्टेटमेंट देखना होता है। पहले स्टेटमेंट हम लोग देख लिए, फिर फोर्थ स्टेटमेंट आते आते लगा कि पहला स्टेटमेंट क्या था, हम लोगों ने भूल गया। तो एक्चुअली वो तब दिमाग में बैठे रहेगी जब हम लोग उसको अच्छी तरीके से किए हुए रहेंगे। तो और इस चीज को करने के लिए इसमें टाइम मांगता है, तो 5-6 आवर से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर। मतलब इतने घंटे की पढ़ाई आपको मिनिमम करनी ही करनी है। वो प्रोडक्टिव हो यस बड़ा सर। जरूरी है। आप जो है उस टाइम पे कितना ध्यान से, कितना कंसंट्रेट करके उस चीज को पढ़ रहे हैं, ये बड़ी जरूरी बात है। पेपर 1 और पेपर 2 में कौन सा पार्ट आपको लगता है कि एक ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट के लिए एक टफ सेक्शन हो सकता है, उसको उसके ऊपर समय ज्यादा देना चाहिए, उसके ऊपर उसे थोड़ा और गंभीरता से बहुत इन डेप्थ में जाकर स्टडी करना चाहिए? यस सर। सर एक्चुअली अगर किसी का कोई जो अपना कोर सब्जेक्ट है, तो अपना सब्जेक्ट में किसी का सबसे पहले बात तो सर है कि अपना सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए, चाहे वो ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। अपना सब्जेक्ट में सबसे पहले पकड़ होनी चाहिए सर। और मैं 1 ईयर में मैंने यही देखा कि अपना सब्जेक्ट अगर पकड़ होगी तो उसमें से किसी तरह के भी क्वेश्चन अगर आएंगे, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर अपना सब्जेक्ट में पकड़ रहेंगे तो ऑप्शंस देख करके हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि नहीं ये चीज ये ऑप्शन तो लग रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा हो जाती है कि वो ऑप्शन ही सही थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें लगती है कि हाँ हम लोगों ने ये सब पढ़ा है। तो अगर अपना सब्जेक्ट में अगर स्ट्रॉन्ग अपना अगर कमांड अगर बना लेते हैं सर, तो वो तो सबसे पहली बात है। क्योंकि सब्जेक्ट से बाहर क्या आएगी, अगर मान लीजिए ज्योग्राफी से है तो ज्योग्राफी तो वही तो आएगी, उसमें ऐसा नहीं है कि ये बाहर से आ जाएगी, ये वो आ जाएगी, सब सिलेबस में दी हुई है, उसी को घुमा घुमा के क्वेश्चन वगैरह बनते हैं जो पीवाईक्यू बन जाते हैं, उसको भी सॉल्व करनी चाहिए। कुल मिला करके, सॉरी टू इंटरप्ट, कुल मिला करके आपको अपना सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो हर एक टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। यस सर। यस थॉट कि आप इसको स्किप कर दो, इसको छोड़ दो, यही पढ़ लो, ये पढ़ लो, इसी से हो जाएगा। नॉट लाइक दैट, वी हैव टू कवर एंटायर टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस, राइट? पेपर 1 का भी ऐसा ही सीन है। हाँ प्लीज प्लीज। यस सर। यस, ऐसा इसलिए मैंने पेपर 2 के लिए कहा कि किसी भी टॉपिक को छोड़ना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो सर जो पेपर का जो लेवल है सर वो बढ़ती भी जा रही है। पेपर का लेवल तो एक बढ़ रही है, और दूसरी बात ये है कि इसका जो क्वेश्चन जो लेंदी आ रही है, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आ रही है कि जियो पॉलिटिक्स का पॉइंट किसने किया तो जेल था, इस तरह के क्वेश्चन सर अब नहीं आ रही है, तो लेंदी क्वेश्चन आ रही है।
तो ये अपने सब्जेक्ट में कमांड जरूरी है। पेपर 1 के लिए सर कि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो लगता है कि हाँ ये टॉपिक पढ़नी चाहिए, लेकिन सर कुछ में सर हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इस टॉपिक से क्या आएगी। जैसे कि कंप्यूटर से आईसीटी का जो टॉपिक है एंड कुछ क्वेश्चंस अलग से भी आते हैं, तो उसमें हम ये नहीं सोच ही नहीं सकते कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन अगर ज्योग्राफी कोई स्टूडेंट हो और इन्वायरमेंट अगर कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन इससे आते हैं और 10 क्वेश्चन पेपर 2 से आते हैं। तो उनको इन्वायरमेंट में जो कमांड है वहाँ भी अच्छा करनी चाहिए। अगर वहाँ अच्छा कमांड होगा तो पेपर 1 का जो वो क्वेश्चन है वो कंप्लीट उनका हो जाएगा। और पेपर 2 में सर कमांड बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन पेपर 1 में सर डीआई एंड मैथ सर ये 2 पोर्शन ऐसे हैं कि ऐसा नहीं कि इनको किए बिना जेआरएफ नहीं हो सकती है। सर जेआरएफ हो सकती है, लेकिन अगर मैथ किसी से जल्दी नहीं बनती, क्योंकि सब पेपर लेंदी आ रही है। तो अगर मेरा यह स्ट्रेटेजी रही है सर कि मैं एक्चुअली डीआई एंड मैथ आखिरी में करता था। सबसे पहले मैं अपना पेपर ही करता था। पेपर करने के बाद मैं पेपर 1 में मैं आता था, क्योंकि मैं अभी फ्रेशमैन से मैं एग्जाम में मैं गया हूँ, फ्रेशमैन से एग्जाम गया हूँ। तो मेरा जो अपना जिसमें कमांड ज्यादा है पेपर 2 ज्योग्राफी, मैं सबसे पहले स्टार्टिंग उसी से मैं करता था। क्योंकि अगर मैं पेपर 1 करके जो कि मतलब कि ये पता नहीं होता है किस तरह से आएंगे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो 1 घंटा अगर मैं उसी में मैं दे दूंगा तो अपना पेपर में मैं 1 घंटा के बाद में आऊंगा तो काफी सारा स्ट्रेस रहेगी, दिमाग थोड़ा सा ये क्वेश्चन कि कैसा बन गया नहीं बन गया। इसीलिए मैं स्टार्टिंग सर पेपर 2 से मैंने ही किया था। तो पेपर 2 से मैंने स्टार्ट किया, जो मेरा फ्रेश माइंड था अपना सब्जेक्ट अच्छे से करूंगा। तो वो करने के बाद मैं 2 घंटे बाद मैं पेपर 1 में मैं आता था। तो वो भी डीआई मैथ को आखिरी में, क्योंकि ये इसका टाइम लेता है और टाइम लेता है सब बनाते हुए कि सही बन रहा है या गलत बन रहा है ये हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो टाइम तो लेती है सर। तो सबसे पहले पेपर 1 में आता था, फिर पैराग्राफ में करता था सर। पैराग्राफ में फिर वो इजी पोर्शन में देखते हुए मैं अपने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। अच्छा, अपना जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, अगर उसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड करें कि दिस सेगमेंट मस्ट बी कवर्ड वेरी अर्लियर, लाइक उसको आपको सबसे पहले कवर कर लेना चाहिए, एंड द सेकेंड पोर्शन मस्ट बी कवर्ड बिफोर एग्जाम। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से यूनिट्स को हम, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हम इन 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं? ओके सर। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो 10 यूनिट में ज्योग्राफी पोर्शन में 1 यूनिट ऐसा है सर जिसका लेवल उसी तरह से बढ़ रहा है जिस तरह से एनडीए का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, और वो यूनिट है सर ज्योग्राफिक टेक्निक। सर वो सेंसर का नाम पूछ लेते हैं। पहले तो पूछते थे हाइट, तो हम लोगों ने हाइट कंप्लीट कर लिया कि इसका रिसर्च का हाइट इतना है एंड गोज का हाइट इतना, मेट्योर्स का हाइट इतना। लेकिन सर इससे अब ज्यादा वो क्वेश्चंस में आ जा रहे हैं जिसको मतलब ये कहना कि ये क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको छोड़ना चाहिए। तो सर वो यूनिट कितनों ही कर लेते हैं सर, लेकिन लगता है कि कुछ ना कुछ बाकी है। जीआईएस में, रिमोट सेंसिंग में कुछ ना कुछ बाकी है, ऐसा लगते हुए रहता है। तो मैं इस टॉपिक को सबसे पहले कभी नहीं किया हूँ। हाँ, इस टॉपिक को रिगार्डिंग मैंने अधिकतर मॉक टेस्ट मैंने दिया है, क्योंकि वहाँ अलग अलग चीजें आती हैं। और जैसे सर आपने बताया था कि किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर उससे रिलेटेड जितना मॉक्स बनाएंगे, जितना क्वेश्चन आप करते हुए जाएंगे उतना बेहतर होगा, और उसके और जितना आप स्ट्रॉन्ग होते हुए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर। और सबसे अगर 2 सेगमेंट में सब्जेक्ट को अगर डिवाइड करने की बात हो तो मैंने ये किया है कि सबसे पहले मैं किसी सब्जेक्ट उठाता था, टॉपिक वो था सर जियोमॉर्फोलॉजी, सबसे पहले इसको। और इस सब्जेक्ट जो जियोमॉर्फोलॉजी में सर 10 कॉन्सेप्ट है जो थॉर्नबरी ने दिया था। तो स्टार्टिंग पोर्शन से जो वहाँ अकॉर्डिंग टू सर वो जो सिलेबस होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट किया था। और सेकेंड में मैं सर क्लाइमेटोलॉजी में आता था, और क्लाइमेटोलॉजी से रिगार्डिंग इसी से एसोसिएटेड है सर वो एनवायरनमेंट, क्लाइमेटोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। कुछ ना कुछ चीजें मिलती है, कुछ गैसेस एंड कुछ चीजें उसमें है। तो मैं क्लाइमेटोलॉजी के जस्ट बात करता था एनवायरनमेंट। तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये मेरा सीक्वेंस मेरा रहता था। और थॉट का सर इन यूनिट्स में इसका कोई उतना ज्यादा संबंध नहीं है, ये थोड़ा सा अलग चीज है। तो वो पहले आप कर ले या उसको बाद में कर ले, वो अलग चीजें हैं। वो तो एक ज्योग्राफी का एक हिस्ट्री बताती है कि ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट कैसे इमर्ज की थी। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, आपके विषय में किस किस स्कॉलर ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, कौन सी किताबें उस सब्जेक्ट को और पॉपुलर बनाती चली गई। ये थॉट का सेक्शन है
जो हमें जानना ही चाहिए। और जैसा आपने कहा कि जो कोर सब्जेक्ट सेक्शन है हमारे, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी भी हो गया, जो कहीं ना कहीं क्लाइमेटोलॉजी अच्छा। से काफी हद तक मैच करता है। यस। थोड़ा सा यस। वाटर बॉडी वाला सेक्शन बिल्कुल। आता है, सो अलग है। दूसरा अपना इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट एक ऐसा सेक्शन है, मेरे अकॉर्डिंगली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट हमारा जो पेपर 2 है और जो पेपर 1 है, उन दोनों को हम लोग अगर क्लब करके पढ़ें तो हमारा 2 यूनिट तो ऐसे ही हो जाता है, वो सिंगल यूनिट में चला यस सर। जाता है। बिल्कुल। तो कुल मिला करके हमें यस। 19 यूनिट ही पढ़ने हैं, 20 यूनिट नहीं पढ़ने हैं, अगर आप क्लाइमेट यस एग्जैक्ट। अपना इन्वायरमेंट है उसको अगर इस तरीके से पढ़ें तो। और जैसा आपने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए कहा, ज्योग्राफिकल टेक्निक के लिए कहा, तो बिल्कुल सही बात है। रिमोट सेंसिंग हो गया, जीआईएस हो गया, जीपीएस हो गया, स्टैट वाले सेक्शंस होंगे, बहुत डायनेमिक है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जीआईएस अलग है, रिमोट सेंसिंग अलग है, और स्टैट अलग है, सांख्यिकी इसको यस। कहते हैं। तो हर स्टूडेंट को इसके यस। ऊपर स्पेशल फोकस करना चाहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से करना चाहिए, ताकि उसको कम से कम 4 महीने 6 महीने में उसको सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से कमांड हो जाए एटलीस्ट। अच्छा, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, कैसा आज के डेट में अगर हम देखें, जैसे एग्जाम का लेवल इंक्रीज होता चला जा रहा है, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कौन से ईयर में था? फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपने दिया था एग्जाम का, तो सर आफ्टर एमए मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद जब उस वक्त 2020 में, सर जून जून ये 2020 23 में, सर। 23, अच्छा सॉरी, हाँ मास्टर। 23। तो जून 23 के बाद दिसंबर 23, और अभी जून 2024 आया, मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखिए तो एक साल के अंदर अंदर आपने 3 पेपर दिए, है ना? साल भर यस। के अंदर में आपका यस राइट। जेआरएफ हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। यस सर। तो अब जैसे इस टाइम को अगर हम समझें तो लास्ट ईयर का जो पेपर था, ठीक है, एक साल पहले का जो पेपर था, और अब का जो पेपर है, उसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। तो इतने कॉन्सेप्ट के जो चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या जब से एनटीए ने कमांड संभाली है एग्जाम लेने की, 2018 से एनटीए एग्जाम ले रहा है, तो तब से लेकर के अब तक के जितने भी पेपर एनटीए ने करवाए, क्या आपको लगता है कि उस सेगमेंट को, जिसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं, है ना, तो उस सेगमेंट को एक स्टूडेंट को करना ही चाहिए अगर वो इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू हमें बताती है कि किस तरह से एग्जाम का ट्रेंड चल रही है। फिर एम आई ऑडिबल? यस, या श्योर। यस सर। सर वो ट्रेंड बताती है, और हमें किसी एग्जाम का ट्रेंड को जानना ये बेहतर जरूरी होती है कि वो किस मोड़ की ओर जा रही है, कितना स्ट्रांग बनती जा रही है, और उनमें कमांड बनाना कितना जरूरी है। सर एक्चुअली 2018 से तो एनटीए कंडक्ट करवा रही है, लेकिन पीवाईक्यू जितने ज्यादा सॉल्व हो सके उतना ज्यादा बेहतर है। मैंने पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा मैंने बल दिया था, और स्टूडेंट्स को भी देनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो एक साइड है, लेकिन पीवाईक्यू वो चीजें हैं जो किसी भी सब टॉपिक को अंदर इन बहुत ही इनसाइडर हमें बताती है कि किसको किस हद तक हमें पढ़नी होती है। तो पीवाईक्यू आफ्टर 2010 के बाद से जितने पीवाईक्यू आए भी थे, मैंने उस सबका हार्ड कॉपी निकाल ली थी, और मैंने फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया था। जहां पर मुझे एक्स्ट्रा लगी थी, मैंने उसी क्वेश्चन पेपर में मैंने नोट डाउन मैंने कर लिया था। तो वो तो ऑफलाइन वाली थी, और जो प्रोवाइड जो की गई हुई थी सर ऑनलाइन, तो वहां से फिर जो टेस्ट चलती थी ऐप में, तो मैंने वो भी अटेंड किया। और एक्स्ट्रा में सर पीवाईक्यू एक सर ऐप आती है टेक्स्ट बुक नाम से, तो मैंने उसको भी मैंने परचेज की थी। तो मैंने वहां से भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व की थी, जो कि खासकर वो ऐप पेपर 1 के लिए एक अच्छी मानी जाती है, और मेरा पेपर 2 के लिए भी अच्छे से वहाँ पर सब कॉन्सेप्ट वहाँ बिल्टअप भी होती है, और वो क्वेश्चंस अच्छी खासी वहाँ पर है, तो वो भी सॉल्व करनी चाहिए। मैंने वहां से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मैंने की थे, वहाँ टॉपिक वाइज दी हुई है। तो जो मैंने ऐप के द्वारा मुझे प्रोवाइड की गई थी वहां से हेल्प, और जो मैंने पीवाईक्यू निकाल ली थी, और आपके द्वारा जो सब दी गए थे मुझे टेस्ट, सर ये सब जब कंबाइन होती है तो कहीं ना कहीं जब सिलेबस से जब मिलती है तो सर काफी सारा नॉलेज वहां पर गेन हो जाती है। तो पीवाईक्यू सर ये मस्ट है, और इसको इग्नोर नहीं करनी चाहिए किसी भी सीरियस कैंडिडेट को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहा। सईद, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो सोच रहे हैं कि हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें एग्ज़ाम देना चाहिए, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो बच्चे जो सीरियस एस्पिरेंट की तरह तैयारी करना चाहते हैं, उनको उनका भी लक्ष्य है कि हमें भी जेआरएफ चाहिए, और हम भी आने वाले टाइम पे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर
बन सकते हैं, जो सपना ये स्टूडेंट देख रहे हैं, आपकी तरफ से उनके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस। यस सर। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रही हैं और वो भी अगर सीरियस कैंडिडेट्स हों, तो और अभी उनका सिलेक्शन अगर नहीं हुई होगी तो वो काफ़ी सारे स्ट्रेस में होंगे, क्योंकि इससे पहले ही जो पेपर लीक होने के जो मामला आई थी सर, वो काफ़ी हद तक स्ट्रेसफुल थी, वो अच्छी खबर नहीं थी सर। और उसके बाद एग्जाम कैंसिल होना, फिर आंसर शीट का आना, फिर वहाँ पर भी काफ़ी सारे गलत आंसर्स को सही मान लेना, वो कुछ बातें हो रही थी। तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है, क्योंकि दिसंबर या जनवरी तक आते हुए एग्जाम कंडक्ट करा ली जाएगी। जनवरी तक आई होप कि हो जानी चाहिए। तो ये उम्मीद है। और आप अगर जो सीरियस कैंडिडेट्स है, आप लोग को अगले एग्जाम के लिए तैयारी लेनी है, क्योंकि जो हो चुकी है वो तो फिर याद करने से कोई फायदा है नहीं। और जो अभी हम लोग का जो सामने है वो काफी सामने है, वो काफी सामने 2 महीने के ही विदिन होगा, 2 से 3 महीने के विदिन। तो हमें जो आगे जो सामने दिख रही है हमें उसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस सबके पास होती है, कहीं ना कोई उसको फेस करता है। तो हम तो सर यही कहना चाहेंगे कि जो एग्जाम सामने है और तो उसमें ध्यान देने चाहिए, क्योंकि जो हो चुकी है उसमें अब दोबारा उसको सोचने की जरूरत नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सईद, आप हमारे इस एपिसोड में आए और अपने रिजल्ट से जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनको मोटिवेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उसके लिए। मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐसे थैंक ही यू। आगे बढ़ते रहें और आपका पीएचडी में एडमिशन हो, जल्दी ही आपको फेलोशिप मिलने स्टार्ट हो जाए और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। थैंक यू। हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। और हमारे जो डियर थैंक यू। स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए भी संदेश कि देखिए एग्जाम बहुत नज़दीक है, दिसंबर का एग्जाम, उसका नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है और ये जो टाइम है आपके लिए बहुत हाई टाइम है। अब आपको अपनी जो प्रिपरेशन जून से आपने शुरू की थी, दिसंबर में उसे खत्म करना है आफ्टर एग्जाम। अपनी तैयारियों को मजबूती के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहिए। पूरे एकेजे एकेडमी की टीम की तरफ से आप लोगों को भी बेस्ट विशेज है। थैंक यू सईद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर जल्दी ही थैंक यू मुलाकात सर। किसी और एपिसोड्स में। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू।